हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। आज मैं अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आज हम आपके लिए क्लास 10th के एसएसटी के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन क्लास लेके आए। अगर आप अपने पढ़ाई में डेडिकेशन है तो आप इस चैप्टर को आपके लिए ये चैप्टर रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर का रिवीजन, जो कि एक सवाल में आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पहला सवाल है आपका कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी। तो इसका आंसर है अंग्रेजों द्वारा। कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। दूसरा सवाल है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कितने प्रकार या कितने तरह के कार्य संपादित करते हैं। तो हम आपको बता दें कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो है 2 तरह के कार्य संपादित करते हैं। 2 तरह के कार्य संपादित करते हैं। पहला कार्य होता है कि लोगों की जो संतुष्टि होता है, संतुष्टि के लिए पहला कार्य इसमें कि लोग जो व्यक्ति होते हैं उसकी संतुष्टि के लिए जो लोगों की संतुष्टि के लिए विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन। अगर पहला कार्य हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था ऑब्जेक्टिव के तौर पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कितने तरह के कार्य संपादित करते हैं या कितने तरह के कार्य किए जाते हैं, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव तौर पे आंसर होगा 2। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्जामिनर जो है उस प्रश्न को थोड़ा दूसरे तरीके या ढंग से जो है प्रस्तुत करता है। तो आपके सामने ये 2 या 3 प्रकार नहीं रहेंगे। आपके सामने उसमें कार्य का ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। या 2 कार्य हैं तो इनमें से लिखा रहेगा कि इनमें से दोनों, मतलब या A, B, C, D ऐसे करके कोई ऑप्शन देगा। उसमें लिखा रहेगा A में विभिन्न प्रकार के कार्यों का उत्पादन किया जाता है। दूसरा कार्य है कि यह जो अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था होता है इसमें लोगों को रोजगार का अवसर जो है प्रदान किया जाता है। कि जो हम लोग होते हैं या जो व्यक्ति होता है उन्हें रोजगार का अवसर जो है प्रदान किया जाता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है दूसरा नंबर सवाल का कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कि हम कितने तरह के कार्य संपादित करते हैं, तो 2 तरह के कार्यों को संपादित किया जाता है। पहला कार्य कि लोगों की संतुष्टि, मतलब हमारी जो संतुष्टि होती है, हमारी जो आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं या वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे घरेलू जीवन में कई तरह की चीज़ों का, जैसे अगर हम देखा जाए तो किताब है, कॉपी है, कलम है, या कई तरह की वस्तुएं हैं, उपभोक्ता संबंधित वस्तुएं जैसे चीनी, चावल या अन्य कई तरह की वस्तुएं। दूसरा कि अर्थव्यवस्था में लोगों को क्या दिया जाता है, रोजगार प्रदान किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 2 तरह के कार्य संपादित किए जाते हैं। एक हो गया कि लोगों की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन, और दूसरा हो गया कि लोगों को जो है क्या प्रदान किया जाता है, रोजगार प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल के अंतर्गत। पहला सवाल हो गया कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने। दूसरा सवाल हो गया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कितनी तरह के कार्य संपादित करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 2। अगर आपसे इसे थोड़ा दूसरे तरीके या दूसरे ढंग से पूछा जाए तो आपको बताना है कि लोगों की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या निर्माण किया जाता है, और दूसरा कि इसमें लोगों को क्या दिया जाता है, रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है। तीसरा सवाल है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, कि जो विश्व स्तर पे है। अब यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ 2 तरह के सवाल आएंगे। एक सवाल आएगा कि सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था को
कितने कितने प्रकार हैं। तो यहाँ भी आपको जो है 3 बताना है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहला प्रकार हो गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है अर्थव्यवस्था, एक होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। एक तीसरा प्रकार होता है जो इन्हीं दोनों का मिक्स होता है, उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये दोनों का मिक्सर होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, अब हम यहाँ इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, ये क्या होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ संसाधनों का जो स्वामित्व होता है वो किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ जो संसाधन होते हैं, जैसे सड़क है, रेल है, ये मतलब अर्थात परिवहन व्यवस्था है या शिक्षा व्यवस्था होता है, उस पर अगर किसी निजी व्यक्ति का प्रभुत्व होता है तो उसे क्या कहा जाता है? पूंजीवादी, जिसका एग्जाम्पल है अमेरिका। उसके बाद दूसरा है कि संसाधन की अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रकार जिसमें संसाधनों के सभी स्वामित्व पे सरकारी स्वामित्व होता है, उसे क्या कहा जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसका उदाहरण है रूस। इसका उदाहरण क्या है? रूस और चीन। यहाँ जो है आपको सारी जैसे आपको स्कूल या परिवहन या अन्य कई चीज़ें अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो सरकार के अंतर्गत संपादित किए जाते हैं। वहीं अगर तीसरी अर्थव्यवस्था का बात किया जाए तो इसे कहा जाता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो इन दोनों का मिश्रण, जहाँ पूंजीवादी भी हो और जहाँ साम्यवादी, मतलब दोनों हो। मतलब कि अगर आसान भाषा में बोला जाए तो जहाँ सरकार और निजी दोनों तरह के कार्य संपादित किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। आप अपने भारत में ही देख सकते हैं, तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। जैसे कि यहाँ प्राइवेट स्कूल भी होती है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल भी होता है, यहाँ सरकारी बसें भी होती है, प्राइवेट भी बस होता है। जैसे कुछ चीज़ें यहाँ सरकार के अंतर्गत ही है, जैसे रेल परिवहन व्यवस्था है, या अगर आपको बैंकिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ प्राइवेट बैंक भी होते हैं, कुछ सरकारी बैंक भी होते हैं। तो उसी तरह से भारत में दोनों तरह से है। हालांकि इससे पहले भारत एक पूंजीवादी देश था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अगर देखा जाए तो 1991 के नए औद्योगिक नीति के कारण जो है भारत क्या बन गया? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था बन गया। तो पहला सवाल कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? तो आपको बताना है किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने, जिसे हम यहाँ ब्रिटिश भी बोला जाता है। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कितने तरह के कार्य संपादित करते हैं? तो आपको क्या बताना है कि हम 2 तरह के कार्यों को संपादित करते हैं। पहला कार्य क्या है? तो हम लोगों की संतुष्टि या लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम विभिन्न तरह के वस्तुओं का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें लोगों को रोजगार का अवसर जो है प्रदान किया जाता है। तीसरा सवाल था कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तो आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका इसका एग्जाम्पल। ऐसे आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन एक पूंजीवादी देश है, तो आपको बताना है कि अमेरिका एक क्या है? पूंजीवादी देश है। अमेरिका कैसा देश है? एक पूंजीवादी देश है। साथ ही 2 और देश याद रख लेना है, एक जापान और एक ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका कैसा देश है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जापान कैसा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो आपको क्या बताना है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, तो रूस चीन इसका क्या है? एग्जाम्पल है। रूस चीन कैसा कौन सी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है? तो आपको बताना है साम्यवादी। साथ ही अगर आपको बताना है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। आपके सामने ये तीनों ऑप्शन रहेंगे और ऊपर में सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था या भारत किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है कि भारत मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं
चौथे सवाल के अंतर्गत, जिसमें एक सवाल के अंदर कई सवाल हैं। जैसे चौथा सवाल है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी। देखिए, तो योजना आयोग की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है 15 मार्च। अगर आपसे योजना आयोग की स्थापना पूछा जाए, पहला सवाल कि अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग, हालांकि अब ये पुराना हो गया है, अब ये पूछता नहीं है, इसके जगह पे दूसरा पूछता है। तो वो क्या पूछता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये योजना आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछा गया तो इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 1950। अगर पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी तो आपको बताना है 15 मार्च 1950 में जो है इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुआ था। दूसरा सवाल कि योजना आयोग का कार्य क्या होता है, मतलब इसका स्थापना जो है किस लिए किया गया था। कि योजना आयोग एक संगठन है, जैसे एक योजना आयोग क्या है, एक संगठन है। वो भी किस तरह का संगठन है, तो एक तरह से वित्तीय संगठन है। तो इसकी स्थापना जो है क्या किया गया था कि इसकी स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा, जब हम आज़ाद हुए या गणतंत्र हुए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी निम्न थी। तो उन अर्थव्यवस्थाओं को मतलब मजबूत करने के लिए सरकार जो है कई तरह की योजनाएं लाती थी, जिससे हमारे देश का विकास हो सके। हम आयोग का स्थापना किया था, जिसमें टोटल अगर पूछा जाए आपको कितने सदस्य की योजना आयोग में जो है कितने सदस्य होते थे, तो इसमें प्रधानमंत्री सहित जो है कुल 8 सदस्य होते। कितने सदस्य थे, होते थे 8 सदस्य होते थे, अब है नहीं, क्योंकि अब ये वर्तमान में क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अगर पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी तो 1950 में 15 मार्च, पूरा डेट याद रखना है। या तो पूरा डेट अगर 15 मार्च नहीं तो मार्च वाला भी हिस्सा आपको क्या करना है, याद रखना है कि मार्च 1950 में। या पूरा डेट एक बात रखने में क्या जाता है, तो आपको योजना आयोग की स्थापना अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950। हम बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहरा रहे हैं कि आपको इससे क्या होगा, याद होगा। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था योजनाओं का निर्माण करना, योजनाओं का निर्माण करना। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना जो है क्यों की गई थी, किस उद्देश्य से किया गया था, तो इसका उद्देश्य था योजनाओं का निर्माण करना। योजनाओं का क्या करना था, निर्माण करना था। उसके बाद इसकी स्थापना हो गया, योजनाओं का निर्माण करना हो गया। अब इसमें पूछा जाता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हेड जो है कौन होता है, इसका पूरा जो कार्यभार होता है वो किसके ऊपर होता है। तो हम आपको बता दें कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। जैसे अभी अगर देखा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो वो इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। मतलब जो भी उस वर्ष के दौरान देश का प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें कि अगर आपसे पूछ सकता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और 1950 के दौरान जो है देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल क्या थे, नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में हुई थी। इसका कार्य क्या होता है, तो योजनाओं का निर्माण करना होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य थे, 8 सदस्य, मतलब 8 सदस्यों की एक क्या थी, संगठन थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अब इसी में क्या होता है कि प्रधानमंत्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, जिम्मेदार वाला पद होता है। तो प्रधानमंत्री हमेशा तो इसमें उपस्थित नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि एक अध्यक्ष की सहायता के लिए जो है एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि योजना आयोग के जो है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। प्रथम उपाध्यक्ष जो है
कौन थे? तो आपको बताना है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है गुलजारी, क्या बताना है? गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल क्या थे? नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि ये नहीं पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन थे या पंडित जवाहरलाल मतलब कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। सिर्फ ये पूछा जाता है योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है। तो आपको क्या बताना है? प्रधानमंत्री होता है। अब दूसरा है, ये तो हो गया, लेकिन ये वर्तमान में ये संस्था जो है अभी ये इसका स्थगन हो चुका है, मतलब ये समाप्त हो चुका है। तो जब हमारी 2014 में बीजेपी की नई सरकार बनी थी तो इसे 2014 में क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया था? तो हमें बताना है 2014 में। 2014 में निर्माण कब हुआ था? 15 मार्च 1950। भंग कब किया गया था? तो 2014 में। 2014 में इसको जो है भंग कर दिया गया था। अब दूसरा सवाल है कि भंग तो किया गया, तो इसके स्थान पे क्या कोई दूसरी संस्था लाई गई? तो इसके स्थान पे एक संस्था लाया गया, नीति आयोग। क्या लाया गया? नीति आयोग। थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको थोड़ा इसको जो है मिटाने का प्रयास करेंगे, मिटा देंगे जिससे आपको अच्छा से दिखेगा। ऊपर का सवाल, फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों द्वारा अर्थव्यवस्था कितने तरह के कार्य संपादित किए जाते हैं? 2। एक, लोगों की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार क्या जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। दूसरा, लोगों को जो है रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रितवादी। भारत में कौन सा है? मिश्रितवादी। अमेरिका में कौन सा है? पूंजीवादी। रूस में भी कौन सा है? साम्यवादी। या आपसे पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाने वाला पहला देश भी कौन था? तो अमेरिका था। या पूछा जाए आपसे कि साम्यवादी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला देश कौन था? तो रूस था। यह साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था? रूस था। साथ ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था का अगर आपसे जनक पूछा जाए कि जनक कौन है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स है। कार्ल क्या है? मार्क्स। कार्ल मार्क्स। ठीक है। उसके बाद योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई। और 2014 में इसको भंग। अब क्या हुआ कि इसके स्थान पे जो है एक आयोग लाया गया जो योजनाओं का क्या करता है? देख रेख करता है। इस संगठन का नाम है नीति आयोग, जिसकी स्थापना, अब इससे पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। अगर पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। यह योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो नीति आयोग। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015। साथ ही इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग पे आपको इतना सवाल क्या करना है? याद रखना। अब क्या होता है कि इसके बाद जो है एक और संस्था होता है, इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्टकट में NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो योजना आयोग की सहायता के लिए बनाई गई थी। योजना आयोग की सहायता के लिए। अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि योजना आयोग की सहायता के लिए जो है किस संगठन की स्थापना की गई थी, जो क्या करता है, जब योजना आयोग जो है किसी भी योजनाओं का निर्माण करता है तो उस योजनाओं को जो है अप्रूवल देने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम अंग्रेजी में नेशनल जो है अब इसकी स्थापना आपको याद रखना है कि नेशनल मतलब NDC की स्थापना जो है कब की गई थी? NDC हिंदी में अगर बोला जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ये किस लिए लाया गया था? तो योजना आयोग की सहायता के लिए लाया गया था। इसकी स्थापना कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना 6 अगस्त 1952
1952 में एनडीसी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है कि एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल, NATIO, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डेवलपमेंट क्या होता है, काउंसिल होता है। तो यहाँ तक आपको बातों को जो है याद रखना है कि एनडीसी की स्थापना 1952, एनडीसी की स्थापना 1952, योजना आयोग की स्थापना 1950 में, नीति आयोग की स्थापना 2015 में, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन इसमें जो है राष्ट्रीय विकास परिषद में जो सभी राज्य होते हैं, उन सभी राज्यों का जो मुख्यमंत्री होता है, जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, वो इसके क्या होते हैं, सदस्य। मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, सदस्य। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन होता है, तो सभी राज्य, जैसे भारत में वर्तमान में, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जितने भी 28 राज्य हैं, तो उन 28 राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, तो वो सभी इसके क्या हैं, सदस्य हैं। क्या है, सदस्य है। तो योजना आयोग का निर्माण 15 मार्च 1950 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 में, नीति आयोग की स्थापना 2015 में। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही आपसे अब ये पूछा जाए, जैसे हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, मतलब इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसे बनावट के आधार पे या संरचनाओं के आधार पे या वस्तुओं के निर्माण के आधार पे जो है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3। तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी कितने प्रकार के हैं, 3। पूरा अर्थव्यवस्था भी कितना प्रकार का है, 3। विश्व स्तर पे भी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के, 3 है। और भारतीय अर्थव्यवस्था भी कितने प्रकार के हैं, 3 है। तो देखिए, पहला इसमें अर्थव्यवस्था एक पहला नंबर पे जैसे होता है, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, मतलब प्राथमिक, पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ से हर बार सवाल पूछा जाता है, एक ना एक सवाल यहाँ से रहता ही, औद्योगिक क्षेत्र। अच्छा, तीसरा होता है सेवा, या इसे हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र, हालांकि हम इसे सेवा पहले लिख देते हैं, सेवा क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का, ये भी 3 प्रकार, प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है और सेवा क्षेत्र क्या होता है। तो अब पहले ये प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो जहाँ वस्तुओं का निर्माण किया जाता हो, जहाँ वस्तुओं का क्या किया जाता हो, निर्माण किया जाता हो, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे क्या होता है, कृषि, जैसे में क्या आएगा, कृषि आएगा। हाँ, कृषि हो गया। अब कृषि के अंतर्गत सब आ जाते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सभी किस में आ जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ऐसे भी आपको याद रखना है, कृषि किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। मत्स्य पालन किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। या पशुपालन किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। हाँ, इसके अंतर्गत वन भी किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि वन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हमें क्या बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। साथ ही निर्माण क्षेत्र भी कहा। दूसरा है कि औद्योगिक, इसमें क्या होता है कि वस्तुओं का विनिर्माण होता है। एक होता है निर्माण, एक होता है विनिर्माण। जैसे हमने खेतों में आलू उगाए, तो आलू उगाना एक निर्माण की प्रक्रिया है, वो पहले से नहीं था, हमने उसको एक नए तरीके से जो है उगाया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि देखते होंगे कि आप बाज़ार में कई तरह के चिप्स मिलते हैं, आलू चिप्स हो गया या कुरकुरे होता है, ये सब जो होते हैं वो एक विनिर्माण प्रोडक्ट है। मतलब उसे हम दोबारा आलू से ही चिप्स को तैयार किया जाता है। पहले हम खेत में आलू के, तो वो निर्माण हो गया, फिर हम आलू से कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है विनिर्माण, जो किसी फैक्ट्री या औद्योगिक कंपनियों में जो है किया जाता है, किसी एक स्थिर जगह पे किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है
औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कपड़ा वस्त्र उद्योग है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, या दवाई उद्योग है, खिलौना उद्योग है, या यहाँ पे कलम किताब कॉपी बनाए जाते हैं, वो सब किस में आते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। साथ इसलिए तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र। अगर पूछा जाए कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को या द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, या इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिर्माण क्षेत्र। इसे प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद क्या है? सेवा। सेवा मतलब है कि ना यहाँ वस्तुओं का निर्माण होता है और ना ही विनिर्माण होता है, यहाँ हम सेवा देते हैं। जैसे एक दुकानदार या हम आपको अभी क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सेवा। इसके बदले हम आपसे पैसा लेते हैं, या दुकानदार आपसे पैसा लेता है। जैसे आप दुकानदार के पास जाइएगा, उससे चीनी लीजिएगा या दूध लीजिएगा या अंडा लीजिएगा, तो वो आपको क्या देता है? सेवा देता है, नहीं कि वो किसी चीज़ का क्या करता है? निर्माण करता है। उसके पास बाज़ार से वो सामान लाके एक बड़े से कमरे में रखता है, जिसे हम दुकान कहते हैं। फिर वहाँ से आपको जो है वो आप उसके पास जाते हैं और उस सामानों को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया है? 3। प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को ही हम क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र। अगर पूछे आपसे पहला सवाल कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का है? संरचना के आधार पे 3, प्राथमिक, औद्योगिक, सेवा। ठीक। प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है, या इसे औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है। तृतीय सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकिंग किस में आता है, तो हमें बताना है सेवा क्षेत्र में। परिवहन किस में आता है? सेवा क्षेत्र में। बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, या परिवहन। उसके बाद जैसे अगर कोई शिक्षक है या शिक्षा का क्षेत्र है, तो वो किस में आएंगे? सेवा क्षेत्र में। तो बैंकिंग, परिवहन, ये सब किस में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। बैंकिंग, परिवहन, ये सब किस में आता है? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। या बीमा हो गया, जो बीमा होता है, जैसे हम LIC कराते हैं, तो वो एक तरह से सेवा होता है। उसके बाद जैसे हम संचार होता है, जो अभी आप एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हुए हैं, संचार हो गया। तो ये सब किस में आ जाता है? सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रकार हैं? 3 है। एक प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? कृषि। औद्योगिक क्षेत्र को हम द्वितीयक। सेवा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तृतीयक। बैंकिंग किस में आता है? तृतीयक में। परिवहन किस में आता है? तृतीयक में आता है। संचार भी किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। ये 2-4 बातें आपको याद रखना है कि बैंकिंग किस में आता है? सेवा क्षेत्र में। परिवहन किस में आता है? सेवा क्षेत्र में। बीमा किस में आता है? सेवा क्षेत्र में। संचार किस में आता है? सेवा क्षेत्र में। जैसे कोई लौह उद्योग है, तो वो किस में आएगा? औद्योगिक क्षेत्र में। कपास उद्योग किस में आएगा? जूट उद्योग किस में आएगा? औद्योगिक क्षेत्र में। वस्त्र उद्योग किस में आएगा? औद्योगिक क्षेत्र में। अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो किस में आएगा? औद्योगिक क्षेत्र में आएगा। अगर कोई किसान खेतियार मजदूर है, तो किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। किसान किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। मत्स्य पालन किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। कपास का उत्पादन किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन अगर कपास से रुई बनाया जा रहा है, तो वो किस में आएगा? औद्योगिक क्षेत्र में। उसके बाद और आगे रुई से वस्त्र बनाया जाए, किस में आ जाएंगे? औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इन बातों को आपको क्या करना है? याद रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद एक आता है, एक सवाल है कि एटीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि एटीएम को जो है क्या बोला जाता है? तो ATM। तो ए से हो जाता है ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड। उसके बाद टी से हो जाता है टेलर। टी से क्या हो जाता है? टेलर। ऑटोमेटेड, टेलर। एम से हो जाता है मशीन। अगर हम इसे हिंदी में बोला जाए तो स्वचालित टेलर। टेलर को टेलर बोलते हैं, अब मशीन को मशीन या यंत्र बोल सकते हैं। स्वचालित टेलर यंत्र, ऐसा सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे एटीएम का पूरा नाम है स्वचालित टेलर मशीन। अंग्रेजी में ऑटोमेटेड टेलर
मशीन, या ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी बोल सकते हैं। ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड दोनों सेम है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। योजना आयोग का निर्माण 1950, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, नीति आयोग 2015। नीति आयोग का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप लोग बताइए। अब आते हैं, एक होता है HDI, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ, इसे अगर हिंदी में बोला जाए तो मानव विकास सूचकांक। मानव विकास क्या होता है, सूचकांक। ये पूछा जाएगा कि HDI का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास क्या बोलते हैं, सूचकांक। अब इससे जो है हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्थाओं के विकास है या विकासशील है या वो किस स्थिति में, उससे क्या चलता है, पता चलता है। अब क्या होता है कि इससे पूछा जाए कि ये HDI जो है ये प्रति वर्ष जारी किया जाता है, जिससे देश के अर्थव्यवस्था को जो है पता चलता है कि वो किस स्थिति में। तो HDI कौन जारी करता है, तो इसका शॉर्टकट में है कि UNDP। इसे हम अगर UNDP को बोला जाए तो संयुक्त, क्या बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर आपसे पूछा जाए कि HDI कौन जारी करता है, ये HDI इंडेक्स कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDI कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। साथ ही अब क्या होता है कि HDI का जो है कि इसका मापन किस तरह से करते हैं, तो इसके जो है मापने का जो है 3 तरीका है, कि इसके 3 स्तर हैं, कि 3 स्तर पे जो है इसका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो इसको ऐसे सवाल पूछा जाता है कि HDI मानव विकास सूचकांक के कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर है। मानव विकास सूचकांक के कितने स्तर हैं, 3 स्तर। अब 3 स्तर कौन कौन सा है, तो 3 स्तर में से एक है जीवन आशा, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा। जीवन आशा, उसके बाद हो गया जीवन प्रत्याशा, एक हो गया शिक्षा। एक क्या हो गया, शिक्षा, कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से है। अगर किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो जरूरी है कि वह देश क्या होगा, विकासशील होगा या विकसित देश होगा। अगर वहाँ के लोगों का जो जीवन आशा है, मतलब निर्भरता है, अगर अच्छा हो, बेहतर हो, जीवन जीने का जो जीवन निर्वाह वो बेहतर तरीके, बेहतर ढंग से हो, तो हो सकता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था डेवलपमेंट हो। अगर वहाँ के लोगों का रहन सहन कुछ मजबूत अच्छे तरीके का हो, तो वो देश क्या हो सकता है, विकासशील हो सकता है या विकसित देश हो सकता है, शिक्षा अवस्था। तो HDI इंडेक्स UNDP जारी करता है, इसे हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। इसके कितने स्तर हैं, 3 स्तर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है HDI में अभी वर्तमान में 2024 में कितने नंबर पे आता है, तो 135 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 135। अब आप 135 नंबर अच्छा नहीं है, 135 है, इसमें कंफ्यूजन है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी ये पूछा नहीं जाता है। 134 कितना है, 134, कि भारत जो है HDI इंडेक्स में अभी वर्तमान में कितना है, 134 है। कितना है, 134, 134 है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, आपको बस ये याद रखना है, UNDP। और इसके कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, जीवन आशा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा। इसमें भी आपसे उलट के पूछ सकता है, तीनों ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एक HDI इंडेक्स का जो है मापन का एक तरीका है, या तीनों में से एक को, 2 को गायब करके एक को पूछ दिया जाएगा, या तीनों दे दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी, या ऐसे करके। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, UNDP करता है।
तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में इसे हम पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि हम पूरे थ्योरी और डिटेल के साथ जाते हैं। एक ही सवाल नहीं रहता, जैसे एक यहाँ सवाल था कि HDI कौन जारी करता है, लेकिन इसके अंतर्गत कई सवाल थे, कितने स्तर हैं, कब इस भारत कितने स्थान पे, तो बहुत सारे सवाल थे। तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसके आगे हम और करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।